मैं एक अनाथ आश्रम में काम करती थी। वहाँ मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई। वो मुझसे रोज़ कहती कि दीदी आप मेरी जगह पर सो जाएं, मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे लगा शायद उसको उसका बिस्तर पसंद नहीं। मैंने उसका बिस्तर बदलवा दिया, लेकिन उसने मुझसे दूसरे दिन फिर से यही बात कही। इस बार मैंने उसकी बात मान ली और मैं उसकी जगह पर सो गई। मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक, कभी कभी हमें अपनी आंखों देखी बातों पर भी यकीन नहीं होता, क्योंकि आज के दौर में इंसान सिर्फ वही करता है जिसमें उसका फ़ायदा हो। बिना अपने फ़ायदे के कोई किसी की मदद भी नहीं करना चाहता। मेरा नाम मंजू है। मेरी उम्र इस समय 35 साल थी। मैं अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं था। मेरे पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। मेरे पति की मौत के बाद मैं अपनी माँ के घर वापस आ गई थी। बचपन में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तभी से माँ ने मुझे अकेले ही पाला। मेरी शादी के बाद मेरी माँ भी अकेली रहती थी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर और एक देवर ही था। मेरे सास ससुर मुझसे कभी कभी मिलने आ जाया करते थे। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे देवर ने मुझसे शादी के लिए कहा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मुझे अब शादी करनी ही नहीं थी। मुझे मेरी माँ के साथ रहना था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए ही जी थी। अब मेरा फ़र्ज़ था मैं उनके लिए कुछ करूं, उन्हें बुढ़ापे में आराम दूं। मेरी माँ लोगों के कपड़े सीकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन आजकल उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मैंने माँ से कहा कि आप कपड़े सीना बंद कर दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं कोई ना कोई काम देख लूँगी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी। इंटर के बाद मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी, क्योंकि उन्हें मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती थी। वो चाहती थी कि अपने जीते जी मेरी शादी कर दें। इसीलिए इंटर के बाद ही मेरी माँ ने मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। मुझे किसी स्कूल में जॉब मिलना मुश्किल थी। मैंने अपने पड़ोसियों से कह रखा था कि कोई काम हो तो मुझे बताना। मैंने अपनी दोस्तों से भी पूछा, अगर मेरे लिए कोई जॉब हो तो प्लीज़ मुझे बताना। तब उसने मुझे बताया कि एक अनाथ आश्रम में एक औरत की ज़रूरत है। मैंने उससे पूछा कि वहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा। उसने मुझसे कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे भी किसी ने इस नौकरी के बारे में बताया था, तो उसने सोचा कि वो मुझे बता दे, शायद मेरा काम बन जाए। फिर वो मुझसे बोली मैं खुद वहाँ चली जाऊँ और बात कर लूँ। मैंने उससे वहाँ का एड्रेस लिया और अगले ही दिन मैं अपनी माँ से कहकर अनाथ आश्रम चली गई। मैं जब वहाँ पहुँची तो वो एक घर की तरह बना हुआ था। मैं गेट के अंदर गई। वहाँ ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर कुछ बच्चे विकलांग भी थे। वो घर अंदर से काफ़ी बड़ा बना हुआ था। उसमें काफ़ी कमरे थे। वहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जहाँ वॉचमैन रहता था। मैंने एक बच्चे से ऑफिस का पता किया तो उसने मुझे सामने कमरे की तरफ इशारा किया। मैं वहाँ पर चली गई। अंदर देखा तो वहाँ पर एक मैडम बैठी थी। मैंने उनसे अंदर आने का पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि आ जाओ। मैंने उन्हें बताया कि मैं नौकरी के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा नाम, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना, लेकिन हमारे यहाँ जो लेडीज़ काम करती हैं उन्हें यहीं पर रुकना पड़ता है। सिर्फ संडे में ही वो अपने घर जाती हैं। मुझे उनकी ये बात सुनकर माँ का ख्याल आया। मैं अपनी माँ को घर पर अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैंने मैडम से कहा क्या रुकना ज़रूरी है, मैं रोज़ नहीं आ सकती? तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया। कहा कि यहाँ हर समय बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, उनके पास हर समय किसी न किसी का रहना ज़रूरी होता है। वैसे यहाँ तुम्हारे अलावा 2-3 लड़कियाँ और हैं, लेकिन उन्हें और भी काम होते हैं। मैंने मैडम से पूछा यहाँ पर मुझे क्या काम करना होगा? मैडम ने कहा यहाँ तुम्हें रुकना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाने की और पिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी और तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा और कोई काम नहीं। मैंने उनसे और कुछ बातें की और फिर मैं वहाँ से उठकर अपने घर आ गई। मुझे वहाँ रुकने पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन अपनी माँ की फिक्र थी। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जब मैं घर आई तो माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम नौकरी के लिए गई थी ना, नौकरी मिली या नहीं? मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने कहा
अगर तुम्हें ये नौकरी पसंद आई है और पैसे भी सही मिल रहे हैं तो तुम ये नौकरी कर लो, मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेले रह लूँगी। मैंने उनसे कहा कि आपके लिए खाना कौन बनाएगा, मुझे वहाँ 24 घंटे रहना होगा। माँ ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं अपने लिए खाना खुद बना लूँगी, वैसे भी मैं सारा दिन खाली ही तो रहती हूँ। तुमने मेरा सिलाई का काम भी छुड़वा दिया है, क्या मैं अपने लिए खाना भी नहीं बना सकती? मैंने कहा ठीक है, पर आप अपना बहुत ख्याल रखना और दवाई भी समय से लेती रहना। मैं अपने कमरे में आई, मैंने अपनी अलमारी से अपने कुछ कपड़े निकालकर बैग में रख लिए और कुछ ज़रूरत का सामान भी रख लिया। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिली और अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। मैं वहाँ जाकर मैडम से मिली। मैडम ने मुझे मेरा काम समझा दिया, मुझे मेरा कमरा भी दिखा दिया। मैं अपने कमरे में गई और मैंने अपना सामान और अपने कपड़े वहाँ पर रखे। उस कमरे में मेरे साथ वो तीनों लड़कियाँ भी रहती, लेकिन उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैंने थोड़ा सा आराम किया, फिर मैं बाहर आ गई। बाहर मुझे वो लड़कियाँ मिली जो यहाँ पर काम करती थीं। वो तीनों लड़कियाँ ही थीं। उनमें से एक का नाम रीमा था और दूसरे का नाम रवीना था। पहले मैं उनसे मिली, अपने बारे में बताया, उन्होंने भी मुझे अपने बारे में बताया। हम बच्चों के साथ खेलने लगे। दोपहर के खाने का समय हो गया। एक कमरा था जिसमें बच्चे खाना खाया करते थे। हम उस कमरे में बच्चों को लेकर गए और बच्चों को खाना खिलाया। वहाँ पर एक आंटी खाना बनाने के लिए आती थी और खाना बनाकर चली जाती थी। दोनों टाइम का खाना बनाना और सुबह का नाश्ता बनाना उनकी ही जिम्मेदारी थी। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी रीमा और रवीना की थी और मैं बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखती थी। मेरा यहाँ पर अच्छा समय गुजर रहा था। बच्चे सारा दिन खेल में मगन रहते और साथ में पढ़ाई भी करते थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें थोड़ी सी डांट लगानी पड़ती थी। मेरी यहाँ पर सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। यहाँ रहकर मैंने एक बात नोटिस की थी, यहाँ रोज कोई ना कोई बच्चा अडॉप्ट होता था। रोज कोई ना कोई फैमिली किसी बच्चे को लेने के लिए आती थी और मैडम उनको बच्चा दे भी देती थी। सिर्फ बच्चे अडॉप्ट ही नहीं होते थे, यहाँ बच्चे आते भी बहुत ज्यादा थे। कुछ लोग थे जो अनाथ बच्चों को यहाँ लेकर आते थे ताकि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। आंटी बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उनकी वजह से बच्चों को रहने के लिए छत मिल रही थी और यहाँ मैडम बच्चों को हर चीज़ की सहूलत देती थी। मैडम बहुत अच्छी आदत की थी। उन्हीं दिनों वहाँ एक छोटी सी बच्ची जो कि 13 या 14 साल की होगी, उसका एक हाथ खराब था। वो जब से यहाँ पर आई थी बहुत डरी सहमी रहती थी, किसी से कोई बात भी नहीं करती थी, वो खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। एक दिन मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया और उससे पूछा कि वो किसी से बात क्यों नहीं करती। वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। मैं उससे रोज बात करने की कोशिश करती। अब वो मुझसे थोड़ी थोड़ी बात करने लगी थी। अब वो अक्सर मेरे साथ ही रहती थी। वैसे तो मैं सारे ही बच्चों के साथ प्यार से रहती थी। मैं जानती थी कि बच्चों के दिल बहुत कमज़ोर होते हैं, छोटी छोटी बात को अपने दिल से लगा लेते हैं। उस लड़की के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वो लड़की बहुत घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे सोने के बाद बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा तुम्हें अपनी जगह पर क्या परेशानी है? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझसे यही कहती रही कि दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने कहा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मैंने सोचा शायद कोई बच्चा होगा जो उसे रोजाना परेशान करता होगा, मुझसे इसीलिए अपनी जगह बदलने को कह रही है। मैंने रीमा से कहकर उसकी जगह बदलवा दी और मैं बच्चों के साथ जाकर बैठ गई। हमारा कमरा बच्चों के कमरों से दूर था। उस अनाथ आश्रम में 40-50 के करीब बच्चे थे। लड़कियों का कमरा अलग था और लड़कों के कमरे अलग थे। मैडम हर चीज़ का वहाँ खुद ख्याल रखती थी और बच्चों के लिए हर तरीके की सहूलियत थी। हम लोगों ने रात का खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन जब मैं उठी तो रोज की तरह अपने कामों में लग गई। जब दोपहर का खाना खाने का समय हुआ, मैं पिंकी के पास गई। मैंने उससे जाकर पूछा अब तो तुम्हें अच्छे से नींद आई होगी, अब तो मैंने तुम्हारी जगह भी बदलवा दी थी। लेकिन वो बाकी दिनों की तरह आज भी उदास थी। उसने मुझसे अभी भी वही बात कही कि दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा अब कैसा दर्द,
क्या अभी भी तुम्हें किसी बच्चे ने परेशान किया है? इतने में मैडम मेरे पास आ गई। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने कमरे में चली गई। अब जब भी पिंकी मुझसे मिलती मुझसे यही बात कहती, लेकिन मैं उसकी बात को टाल देती। मुझे लगा शायद वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो मुझसे ये बात कहती है। लेकिन मैं ये भी सोचती थी कि उसे यहाँ क्या परेशानी हो सकती है, यहाँ तो सब बच्चे बहुत खुश रहते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं पिंकी के बिस्तर पर सोकर देखूं, सब पता चल जाएगा वो झूठ बोलती है या फिर सच। आज हम लोगों ने रात का खाना खाया, उसके बाद मैं पिंकी के पास गई। मैंने पिंकी को अपने कमरे में अपने बेड पर सुला दिया और मैं उसकी जगह जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैरों को छुआ हो। मैंने अपने पैर चादर के अंदर कर लिए। फिर अचानक से मुझे एक चुभन सी हुई। मैंने चादर हटाकर देखा तो मुझे वहाँ कुछ लोग नजर आए। वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें ठीक से नहीं देख सकी। उससे पहले ही मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं अपनी जगह पर ही सो रही थी। मेरे सर में हल्का सा दर्द था, आंखें लाल हो रही थी। मुझे अपनी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और नाश्ता किया और दवाई ली और रोज की तरह अपने कामों में लग गई, क्योंकि मुझे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दोपहर के समय पिंकी मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि दीदी, क्या आपको भी दर्द हुआ था? मैंने उससे कहा, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, तुम सिर्फ मुझसे बहाना करती हो। आज से तुम अपनी जगह पर ही सोओगी और आगे से मुझसे ऐसी कोई बात भी नहीं करना। वो अपना छोटा सा मुंह लेकर कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ रात में हुआ क्या था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। अगले दिन संडे था। मैं अपने घर अपनी माँ से मिलने चली गई। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछने लगी कि मैं वहाँ खुश तो हूँ ना, मुझे ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ता। मैंने अपनी माँ को वहाँ के बारे में सब कुछ बताया और खर्चे के पैसे माँ के हाथ में दिए। मेरी माँ बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं देने लगी। अगले दिन मैं अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। वहाँ जाकर मैं अपने कामों में लग गई। शाम का खाना खाने के लिए जब हम लोग गए तो मैंने रवीना से पिंकी के बारे में पूछा। रवीना ने मुझे बताया कि तुम्हें नहीं पता, उसे तो एक आदमी ने अडॉप्ट कर लिया और वो कल ही उसे लेकर चले गए थे। मैं ये सुनकर बहुत उदास हुई, क्योंकि मैं पिंकी के बहुत करीब हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि पिंकी को माता पिता मिल गए होंगे और अब वहाँ वो अच्छा जीवन व्यस्त करेगी। अब वो पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बन जाएगी। मुझे पिंकी की बहुत याद आती थी, लेकिन मैंने और बच्चों में अपने आप को बिजी कर लिया था। यहाँ मुझे एक बात बहुत हैरान करती थी। यहाँ रोज़ाना बहुत बच्चे आते थे और रोज़ाना ही बहुत से बच्चे अडॉप्ट कर लिए जाते थे, वरना लोग अनाथ बच्चों को गोद लेना नहीं चाहते और अगर लेकर भी जाते हैं तो उन्हें नौकर बनाकर रखते हैं। लेकिन यहाँ तो रोज़ाना बहुत अडॉप्शन होते थे और हर आदमी बच्चे को अपनी संतान बनाकर ही लेकर जाता था। मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मसला क्या है, लेकिन यहाँ किसी से कुछ पूछ भी तो नहीं सकती थी। अगर मैं ज़्यादा छानबीन करती तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाती और मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर मेरी ये नौकरी भी छूट जाती तो पता नहीं मुझे कहीं और नौकरी मिलती भी या नहीं। एक दिन मैंने रवीना से पूछ ही लिया, यहाँ इतने सारे अडॉप्शन कैसे होते हैं, वरना लोग तो अनाथ बच्चों को लेना भी नहीं चाहते। रवीना ने कहा कि यहाँ की मैडम बहुत अच्छी है, वो बहुत लोगों को जानती हैं, जिस वजह से यहाँ ज़्यादा अडॉप्शन होते हैं। और वैसे भी दुनिया में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी होते हैं। हो सकता है भगवान उनके दिल में अनाथ बच्चों के लिए दया डाल देता हो। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मुझे यहाँ काफ़ी समय हो गया था। यहाँ रोज़ ही बच्चे आते जाते रहते थे। एक दिन एक बच्ची मेरे पास आई जो लगभग 12 साल की होगी। वो मुझसे आकर कहने लगी, दीदी मुझे अपने बिस्तर पर नहीं सोना, मुझे दर्द होता है। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि यही बात मुझसे पिंकी भी कहा करती थी। मैंने उससे पूछा, बेटा कैसा दर्द होता है? क्या तुम्हें कोई और बच्चा परेशान करता है? क्या तुम्हें बिस्तर में कुछ चुभता है? वो बच्ची रोने लगी और रोते रोते उसने मुझे बताया उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने इंजेक्शन लगाया हो। फिर उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं रहता।
जब वो सुबह उठती है तो उसे पूरे शरीर में दर्द होता है। मेरे दिमाग में ऐसी बात आई जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने खुद से ही सवाल करके खुद ही जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ तो बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा जाता है, फिर ऐसी दरिंदगी इनके साथ कौन कर सकता है? मैं उस बच्ची को अपने कमरे में लेकर गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने उसके कपड़े उतार कर देखा तो उसके जिस्म पर कुछ निशान थे। मैं समझ गई कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं रात को तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, घबराओ नहीं, और तुम ये बात अभी किसी को मत बताना। उस बच्ची की यह हालत देखकर मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को शांत किया और मन ही मन में सोच लिया, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैं पता लगाकर ही रहूंगी। इस बच्ची के साथ जिसने भी गलत किया है उसको छोड़ूंगी नहीं। जब रात हुई तो मैं बच्चों के कमरे में जाकर उस लड़की से थोड़ी दूरी पर लेट गई। मैंने किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने अपने ऊपर एक चादर ढक ली। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात होने को आई थी। रात के 2 बजे का समय था। तभी मुझे किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। जब मैंने चादर से चुपके से देखा, वहाँ पर 2 आदमी उस बच्ची की तरफ आ रहे थे। वो दोनों आदमी उस बच्ची के पास गए और उसका मुंह बंद किया, फिर उसके इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर के बाद उसको गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल गए। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए और मैं जल्दी से अपनी जगह से उठी और उन दोनों आदमियों का पीछा करने लगी। ये दोनों आदमी वही थे जो यहाँ पर अनाथ बच्चों को लेकर आते थे। मैंने सोचा कि मैं ये बात मैडम को बताती हूँ, लेकिन मैं जब तक मैडम को जगाती और सब कुछ उनको बताती तब तक तो वो लोग निकल जाते। इसीलिए मैंने उनका पीछा करना सही समझा। जब मैं उनका पीछा करते करते बाहर आ गई तो मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई कि वो वॉचमैन से बात कर रहे हैं। वॉचमैन ने उनके बाहर जाने के लिए गेट भी खोल दिया। तब मैं समझ गई कि वॉचमैन और मैडम जी इन सब से मिले हुए हैं। उनके निकलने के बाद ही वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया। मैं दूसरे गेट से बाहर गई तो सामने ही मुझे वो दोनों आदमी दिखाई दिए। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। अनाथ आश्रम से थोड़ा आगे चलकर एक घर था जहाँ पर कोई नहीं रहता था। वो लोग उस घर में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने घर को चारों तरफ से देखा कि शायद मुझे कोई दरवाज़ा अंदर जाने के लिए मिल जाए। तब मुझे एक दरवाज़ा दिखा जो कि टूटा हुआ था। मैं उसी से कूदकर अंदर चली गई। पूरे घर में अंधेरा था। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक कमरे की लाइट जल रही है। मैं उस कमरे की तरफ गई तो उसका दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ 2 आदमी थे। एक आदमी खड़ा था और दूसरा बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। ये देखते ही मेरी चीखें निकल गईं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से आवाज़ लगा दी। उनसे कहा कि छोड़ दो इस बच्ची को, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे कहने लगे कि तुम यहाँ पर कैसे आई, जाओ यहाँ से। मैंने कहा छोड़ो इस बच्ची को। उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और मेरे सर पर कुछ ज़ोर से मारा, जिससे कि मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरा सर घूम रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और जब उठकर देखा तो मैं एक अंधेरे कमरे में बंद थी। मुझे बेहोश होने से पहले का सब कुछ याद आ गया और मैं उस बच्ची के बारे में सोचने लगी। पता नहीं इन जालिमों ने उस बच्ची के साथ क्या किया होगा, वो किस हाल में होगी। इन सब में मैडम और चौकीदार भी मिले हुए हैं। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैंने खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश बेकार रही। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर आया। वो मेरे लिए खाना लेकर आया था। मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो वो हंसने लगा और मुझसे बोला, क्या हुआ, पहले तो बड़ा उछल रही थी, निकल गई सारी अकड़। पहले तो बहुत बोल रही थी। मैं उनकी बात सुनकर रोने लगी। इस वक्त मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और वो बहुत खतरनाक और जालिम लोग थे। मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। उस आदमी ने मुझसे कहा, ये लो खाना खा लो, रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए होती है। फिर उन्होंने मेरे हाथ खोले और खाने की थाली मेरे हाथ में देकर वहाँ से चले गए। मैंने उस खाने को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि हो सकता है उन्होंने उस खाने में जहर मिलाया हो ताकि वो मुझे रास्ते से हटा सके। अब मैं उनकी सारी हकीकत जान चुकी थी।
वो लोग मेरे साथ कुछ न कुछ ज़रूर करते। अचानक मुझे पिंकी की याद आ गई। अब मुझे उसके दर्द का एहसास हो रहा था और मैं समझ गई थी कि वो मुझसे क्यों कहती थी कि रात में उसे दर्द होता है। बेचारी मासूम बच्ची, एक तो लावारिस, ऊपर से उसके साथ इतना गलत हुआ। भगवान इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैडम भी इन सब में मिली हुई होंगी। मैंने सोचा कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। मैं दरवाज़ा खोलने गई तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा, मुझे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ मुझे एक खिड़की दिखाई दी, लेकिन वो बहुत ऊपर थी। फिर मैंने कमरे में देखना शुरू किया। कमरे में ऊपर की तरफ एक स्लिप था जिस पर चढ़कर मैं खिड़की से बाहर जा सकती थी। मुझे वहाँ एक स्टूल रखा हुआ दिखाई दिया। मैंने उसको खिड़की की तरफ रखा और उस पर चढ़कर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने उसका शीशा तोड़ा और खिड़की से बाहर कूद गई। कूदने की वजह से मेरी टांग में चोट लग गई और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं अपनी परवाह किए बगैर गेट की तरफ गई। गेट भी बंद था। फिर मैंने वहां से निकलने का दूसरा दरवाज़ा ढूंढा। पीछे की तरफ एक दरवाज़ा और था जिससे मैं बाहर आई। थोड़ा आगे चलकर ही अनाथ आश्रम था। गेट पर ही वॉचमैन बैठा रहता था। अगर वो मुझे देख लेता तो दोबारा से मुझे पकड़वा देता, इसलिए मैंने अपना मुंह दुपट्टे से कवर किया और छुप छुपा कर वहाँ से निकल गई। मैं पुलिस स्टेशन की तरफ गई क्योंकि मैं बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। वहाँ बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा था और ये सब पुलिस को बताना बहुत ज़रूरी था। पुलिस स्टेशन वहाँ से काफ़ी दूर था। मैं पैदल चलकर ही पुलिस स्टेशन पहुँची। मुझे वहाँ पर आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे और मुझे डर लग रहा था क्योंकि वहाँ सारे के सारे मुजरिम ही थे। मैंने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर ने कहा कि क्या तुम्हारे पास इन सब का कोई सबूत है? मैंने कहा जी नहीं, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं। उन्होंने कहा तो फिर हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो और उन लोगों को फंसाना चाहती हो। मैंने इंस्पेक्टर साहब को समझाया कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी, इन सब में मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है। मैं तो सिर्फ मासूम बच्चों को बचाना चाहती हूँ। उन बच्चों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और मैं उन लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि बिना सबूत के हम इन सब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अदालत में सबूत चलते हैं। इंस्पेक्टर ने मेरी सारी बातें सुनकर कुछ देर सोचा और फिर मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। मैं वहां से अपने घर गई। मैंने अपना सामान लिया और अपनी माँ का भी सामान लिया और माँ के साथ वहां से निकल गई क्योंकि हो सकता था कि वो लोग मेरे घर पहुंच जाते। मैं अपनी एक दोस्त के घर पर चली गई। मेरी माँ ने मुझसे पूछा क्या हुआ बेटा, तुम इस हालत में और इतनी जल्दी में, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने कहा आप चलिए, मैं रास्ते में आपको पूरी बात बताती हूँ। फिर मैंने उन्हें रास्ते में सारी बात बता दी। वो मुझे शाबाशी देने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुमने जो कुछ भी किया सही किया, जालिमों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम उन्हें सज़ा दिलाकर ही रहना। कुछ दिनों बाद पुलिस वहाँ पर भेस बदल कर गई। उन्होंने मैडम से बात की कि उन्हें एक बच्ची चाहिए और वो उस बच्ची को विदेश ले जाकर बेच देंगे, जिसके लिए वो मुंहमांगी रकम देने को तैयार हैं। मैडम ने भी बच्ची देने की हामी भर ली और बात करते करते उनसे ये भी कहा कि आपको और बच्चे चाहिए हों तो वो भी मिल जाएंगे आपको हमारे यहाँ। हम बच्चों से हर तरीके का काम करवा लेते हैं। पुलिस वालों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और वो वहाँ से आ गए। अगले दिन उन्होंने वहीं पर छापा मार दिया। मैडम, वॉचमैन और उन 2 आदमियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहाँ जो लड़कियाँ काम करती थीं, उन्हें भी इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैडम के कमरे की तलाशी ली तो वहाँ उनके खिलाफ सारे सबूत मिल गए। इसके साथ साथ पुलिस को मैडम के ऑफिस से ड्रग्स भी मिले, जिससे पता चला कि वो ड्रग्स का भी कारोबार करती हैं। उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में पता चला कि वो मासूम बच्चों की ब्लू फिल्म्स भी बनाती हैं, जिसे वो बाहर देश में बेच देती हैं और इससे वो करोड़ों रुपये कमा रही थी। और जो लोग बच्चों को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करने आते थे, उन्हें अडॉप्ट नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बेचने के लिए लेकर जाते थे। और जिन आदमियों ने मुझे वहाँ पर बंद किया था,
वही आदमी अच्छे और खूबसूरत बच्चे लेकर वहाँ पर आते थे। वो इस बात का खास ध्यान रखते थे कि बच्चे अनाथ हों, उनके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं हो, ताकि वो जैसा चाहे उनके साथ वैसा कर सके। मैंने उनके खिलाफ गवाही दी, उन सबको सजा हो गई और अब उस अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी अदालत ने मुझे दे दी। मैंने वहाँ बच्चों को बहुत अच्छे से रखा था, उनका पूरे तरीके से ख्याल रखती थी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास शायद दिल ही नहीं होता। लोग पैसों की खातिर इतना गिर सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब वहाँ बच्चे बहुत खुश रहते थे। कोई बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए भी आता तो मैं उनसे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेती, बाद में ही किसी बच्चे को देती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी किसी बच्चे के साथ कुछ गलत करे। मुझे अक्सर पिंकी की याद आती और मैं सोचती कि काश मैंने पिंकी की बात पर यकीन किया होता, तो मैंने तभी इन जालिमों को पकड़वा दिया होता और आज पिंकी भी हमारे साथ होती। अब वो पता नहीं कहाँ पर होगी और किस हाल में होगी। मैं भगवान से उसके लिए दुआ ही कर सकती हूँ कि वो जहाँ भी हो ठीक हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। मैं बार बार अपनी साली की वो वीडियो देख रहा था जो उस रात मैंने छुप कर बनाई थी, मगर जब भी मैं उस वीडियो को देखता तो मेरा दिल मचलने लगता, मेरे जज्बात बेकाबू होने लगते। आखिर करूं तो क्या करूं? कैसे अपनी हसीन कमसिन साली को अपने काबू में करूं? कैसे अपनी ख्वाहिशों को उसके साथ पूरा करूं? बस यही सब कुछ सोच सोच कर मैं रोज मंसूबे बनाता रहता। फिर एक दिन मेरी बीवी 3 दिन के लिए स्कूल ट्रिप पर चली गई। तब मैंने मौका पाकर रात को अपनी कमसिन साली को अपने कमरे में बुलाया। सबसे पहले मैंने उसकी उदासी का कारण पूछा। जब उसने बताया तो मैंने हिम्मत की और उससे कहा कि ज़ारा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। तब उसने कहा, बोलो जीजा जी। मैंने कहा, ज़ारा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी इस कमी को मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे ये कहते ही वो एकदम जैसे शक पका गई और हैरान भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी, मगर फिर भी वो खामोशी से बैठी रही और उठकर नहीं गई, जिस वजह से मेरी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर मैं उसे बातों में लगाकर समझाने की कोशिश करने लगा और वो खामोशी से बैठे नजरें झुकाए मेरी बातें सुनती रही। बातों बातों में एक बार फिर मैंने उससे वही सवाल किया, मगर इस बार भी उसने कोई जवाब न दिया। तब मैंने उससे कहा कि ज़ारा, तुम अपने कमरे में जाओ और इस बारे में तसल्ली से सोचो, और अगर तुमको अपने आप से हाँ में जवाब मिल जाए तो आ जाना, और अगर नहीं तो समझ लेना हमारे बीच ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। मेरी ये बात सुनकर वो खामोशी से बाहर चली गई। वो तो चली गई, मगर मेरे अंदर एक खौफ पैदा होने लगा। मेरे जहन में अब कई सवाल उठने लगे थे कि अगर वो ना आई और उसने ये सारी बातें अपनी बहन को बता दी तो क्या होगा। अभी मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था और मुश्किल से 1 घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। तब मेरी खुशी का तो ठिकाना न रहा और जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर सामने सनासर झुकाई खड़ी थी। अचानक वो कांपते हुए मुझसे लिपट गई और कहने लगी, जीजा जी, मैंने बहुत सोचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सुनकर मैं तो जैसे पागल सा हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर ले आया, मगर वो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तब मैंने उसको बेड पर बिठाया और बोला, चांदी, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मेरी बात सुनकर उसने अपने झुके हुए सिर को उठाया और मेरी तरफ देखकर बोली, जीजा जी, आपके कहने पर मैं आ तो गई हूं, मगर मुझे डर लग रहा है कि अगर अपनी जान को ये सारी बातें पता चल गई तो क्या होगा।
जिस पर मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हारी अपनी जान को कैसे पता चलेगा? इस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों ही तो अकेले हैं, और वैसे भी मैं बहुत एहतियात से काम करूंगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी इस बात को मत सोचो कि तुम्हारी अपनी जान को या फिर किसी और को ये बात पता चलेगी। मेरी इस बात पर वो काफी हद तक मुतमईन हो गई थी। फिर मैं आगे बढ़ा और एक एक करके उसके सारे कपड़े, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी। मैं उम्मीद करती हूं आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हुई थी। मेरी बीवी बेहद हसीन और खूबसूरत थी, मगर मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। वो तो किसी होर की परी की तरह एकदम नाजुक सी कली थी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरी बेटी ज़ारा मेरी साली के साथ काफी हद तक ज्यादा खुल गई थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक रखता है। उनके खानदान की सभी लड़कियां बिल्कुल सुर्ख और सफेद है। मेरी साली की उम्र इस वक्त 17 साल है, जबकि मेरी बीवी की उम्र 24 साल और मेरी अपनी खुद की उम्र 31 साल है। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत ही अच्छी जॉब पर हूं। उन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफर कंपनी ने एक दूसरे शहर में कर दिया था, जहां ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले, क्योंकि हम दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर शहर के एक घर में शिफ्ट हो गया था और कुछ दिन बाद मेरी बीवी ने ही अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब कर ली थी। इस पर मैंने भी कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि मेरी कंपनी जाने के बाद वो सारा दिन घर में अकेली बोर होती थी। मेरी बीवी का नाम शबीना है और मेरी साली का नाम ज़ारा है। एक दिन जब मैं काम से फारिग होकर घर आया तो उस दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो अपनी बहन ज़ारा को यहाँ बुलवा रही है। वहां घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इस बात को लेकर ज़ारा काफी डिस्टर्ब है। तब मैंने उसको खुशी खुशी इजाजत दे दी, और वैसे भी इसमें मना करने वाली कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ज़ारा को नजदीक रखना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं उसके साथ कुछ और तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में उसके साथ कुछ अलग ही वक्त गुजारने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। फिर कुछ दिन बाद ज़ारा हमारे घर आ गई। उसके चेहरे की उदासी देखकर मुझे कुछ भी अंदाजा न हुआ, मगर ये समझ में आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर, मेरी साली ज़ारा आ गई थी। अब उसे कुछ दिन यहाँ रहना था, मगर वो मुझसे भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। ज़ारा को रहते हुए 1 हफ्ता तो हो ही गया था। मैं और मेरी बीवी उसको तकरीबन रोजाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते, ताकि सना का दिल बहल जाए। एक दिन मैंने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर वजह क्या है जो सना इतनी उदास और अपसेट रहती है। तब मेरी बीवी ने बताया कि मेरे अब्बू उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहते हैं, मगर वो किसी और लड़के को पसंद करती है, जबकि अब्बू उसके खिलाफ जाकर अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी करना चाहते हैं। मैं ये सुनकर तो सोच में ही पड़ गया कि अब क्या किया जाए। ज़ारा तो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है। अब तो वो मुझे कभी अपने करीब नहीं आने देगी। हर दिन ऐसे ही गुजरते रहे और मैं बस दूर दूर से ही देखकर अपनी साली को आंखें ठंडी कर लेता था, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि वो सिर्फ उसी लड़के में दिलचस्पी रखती है जिससे वो प्यार करती है, और अगर मैंने कोई हरकत की तो हो सकता है कि वो इस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन लेती और फिर इससे मेरी घरेलू जिंदगी भी तबाह हो सकती थी। यही वजह थी कि उसके इतने करीब होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाया था। मगर एक रात मेरे सारे अंदाजे गलत साबित होने लगे थे। इस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, या अचानक मुझे प्यास महसूस हुई। तब मैं उठा
और कमरे से बाहर निकलकर पानी पीने के लिए किचन की तरफ चल पड़ा। मगर जैसे ही मैं किचन के करीब पहुंचा, तब मेरे कानों में ज़ारा की बात करने की आवाज आने लगी थी। मैं इस बात से बड़ा हैरान हुआ कि रात में इस पहर ज़ारा किचन में किससे बातें कर रही है। तब मैं किचन के करीब जाकर दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। मगर जैसे ही मैंने दरवाजे पर कान लगाया, तब दरवाजा थोड़ा सा खुल गया था। फिर जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि उसने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से खुद को सुकून देने में मसरूफ थी। इस वक्त वो इतनी बेखबर थी, उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसे छुपकर कोई देख रहा है। शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से ही बातें कर रही होगी, और हो सकता था कि उनकी गुफ्तगू इस हद तक जा पहुंची हो कि वो अपने आप को ना रोक सकी। ये सब देखकर मुझे तो हैरत की इम्तिहान रही, मगर हैरत के साथ साथ मुझे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि ये सब कुछ देखने के बाद तो मैं इसको अब और भी आसानी से हासिल कर सकता था। फिर अचानक से मुझे किसी बात का ख्याल आया और मैं फौरन से दबे पांव अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और अपना मोबाइल लेकर वापस किचन के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया, जहां वो अभी तक इसी काम में मसरूफ थी। मैंने फौरन से मोबाइल ऑन किया और वीडियो बनाने लगा। अब मेरे हाथों में सना की कमजोरी आ चुकी थी। फिर कुछ देर बाद मैं इसी तरह दबे पांव पानी पिए बगैर वापस अपने कमरे में आ गया। मगर अब मुझे नींद कहां आने वाली थी। मैं पूरी रात इन्हीं सोचों में घूम रहा और मंसूबे बनाता रहा कि अब किस तरह बात आगे बढ़ाई जाए, जिससे वो आराम से मेरी बात भी मान ले। खैर, इसी सोच विचार में सुबह हो गई थी और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया था। घर में तैयार होकर कमरे से बाहर निकला, तब मेरी बीवी नाश्ता बनाने में मशरूम थी, मगर ज़ारा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तब मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ज़ारा अभी तक सो रही है, नाश्ता नहीं करेगी क्या? वो जीस पर मेरी बीवी ने जवाब दिया, पता नहीं अभी तक क्यों सो रही है, हो सकता है शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो। मैं देख लूंगी, आप नाश्ता करो और ऑफिस चले जाओ। मुझे भी देर हो रही थी स्कूल जाने के लिए। मैं उसकी बात सुनकर नाश्ता करने में मशरूम हो गया और थोड़ी देर में ऑफिस के लिए रवाना हो गया। मगर ऑफिस में तो मेरा बिल्कुल भी जी ना लगा और सारा दिन मैं मंसूबे ही बनाता रहा। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए और कुछ ना हो सका मगर 30 दिन जब मैं शाम को ऑफिस से घर आया, तब मेरी बीवी मेरे लिए एक खुशखबरी लेकर बैठी हुई थी। उसने बताया कि स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है। उसको 3 दिन के लिए हेडक्वार्टर तलब किया गया है, जो कि दूसरे शहर में था। मैंने इसके लिए कहा ठीक है, मैं ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूं, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। तब उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स हैं जो वहां जा रही है। सारा इंतजाम स्कूल की तरफ से है, हमारी रिहाइश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी। ये सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। फिर मैंने कहा, मैं क्या घर में अकेला रहूंगा? उसने जवाब दिया, अकेले क्यों? ज़ारा है ना आपके साथ, और फिर मैं 3 दिन में ही तो वापस आ जाऊंगी। जीस पर मैंने अपनी बीवी से कहा, ज़ारा का तो यहां होना ना होने के बराबर ही है, क्योंकि वो तो मुझसे बात करना तो दूर मेरी तरफ देखती तक नहीं है। और तुम कह रही हो कि ज़ारा है ना तुम्हारे साथ? जीस पर मेरी बीवी ने ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा, ज़ारा तुम अपने जीजाजी का ख्याल रखना और उनसे बातें वगैरह भी करती रहना, जिससे तुम्हारी उदासी भी जाती रहेंगी। तो उसने अपनी बहन की तरफ देखा और हाँ, मैं सर हिला दिया। उधर मैंने उदास होने की एक्टिंग करते हुए अपनी बीवी को जाने की इजाजत दे दी। फिर हम दोनों ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे और अपने अपने कमरे में चले गए।
सुबह उठा तो मेरी बीवी जाने के लिए तैयार हो रही थी और कुछ ही देर में वो स्कूल के लिए रवाना हो गई। उसको तीसरे दिन वापस आना था। अब घर में मैं और ज़ारा थे। मुझे भी अब ऑफिस जाना था। तब मैं तैयार होकर न चाहते हुए भी ऑफिस के लिए निकल पड़ा। खैर, मैं प्लान कर चुका था कि आज तो कुछ न कुछ करना ही है। ऑफिस में अपना प्लान तरकीब किया और उस पर अमल करने का सोचा। मैं ऑफिस से शाम को वापस घर आया तो ज़ारा के अंदर कुछ अजीब सा बदलाव महसूस किया। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो मगर कह नहीं पा रही हो, लेकिन मैं उसको नजरअंदाज करता रहा। फिर इसी तरह वक्त गुजरा और रात के खाने का वक्त हो गया। फिर हम दोनों एक साथ खाना खाने लगे। ज़ारा ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैं खाना खाने के दौरान उसके खाने की तारीफें करता रहा, मगर अब भी वो खामोशी बैठी हुई थी। खाना वगैरह से फारिग होकर ज़ारा तो बर्तन धोने चली गई और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ारा से किस तरह से बात शुरू करूं। फिल्म मोबाइल निकालकर उसकी वो वीडियो देखने लगा जो मैंने उस रात को बनाई थी, जब वो किचन में खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। तब मैंने फौरन से मोबाइल बंद कर दिया और कहा आ जाओ। मेरा दरवाजा खुला तब वो अंदर आ गई और आकर खामोशी से मेरे सामने बैठ गई। जब वो कुछ देर गुजर गई और वो कुछ न बोली, तब मैंने उससे पूछा कि ज़ारा क्या बात है? आज तुम पहले से भी ज्यादा परेशान लग रही हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुमको इतना परेशान करती है? मेरी ये बात सुनते ही वो एकदम से रोना शुरू कर दिया। तब मैं जल्दी से उठा और उसके नजदीक जाकर उसे अपने गले लगा लिया और उसको तसल्ली देने लगा। कुछ देर रोने के बाद वो चुप हो गई और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। तब मैं उसकी हिम्मत बांधते हुए बोला, सना देखो, तुम मुझे अपना दोस्त समझो और तुम मुझसे अपने दिल की हर बात बिना झिझक शेयर कर सकती हो। तुम्हारी हर बात मेरे दिल में महफूज रहेंगी और हो सकता है कि मैं तुम्हारी परेशानियों का हल भी निकाल सकूं। ये कहकर मैं उसके और भी ज्यादा नजदीक हुआ था और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। जी इस पर उसने कोई ऐतराज नहीं किया, मगर एक बार फिर उसने अपने पलके उठाकर मुझे देखा और फिर नजरें झुकाते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वो किसी लड़के से मोहब्बत करती है और उसे कई दफा मिल भी चुकी है और उसके सिवाय वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती और अब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जी इस पर मैंने उससे पूछा कि क्यों कही, तुम दोनों आपस में कुछ कर तो नहीं रहे हो? ये सवाल सुनकर वो हैरत से मुझे देखने लगी। उसके चेहरे का रंग एकदम से बदल गया था, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो सर झुकाकर आहिस्ता से बोली, नहीं जीजाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये कहते हुए उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। तब मैंने कहा, ज़ारा देखो, तुम मुझे साफ साफ बताओ ताकि मैं तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दे सकूं। तब वो बोली, जीजाजी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। हम मिले जरूर हैं, हमारी अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं, मगर हमने कोई गलत काम नहीं किया है। उसकी बात सुनकर मैंने सोचा कि अब इससे दूसरे तरीके से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये तो किसी बात का इकरार करना ही नहीं चाहती है और मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि इन दोनों के दरमियां कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से वो इतनी बेचैन है। फिर मैंने उसको बातों में लगाए रखा और प्यार मोहब्बत दिखाकर उससे सारी बातें पूछने लगा और आखिरकार मैं कामयाब हो ही गया, क्योंकि अब उसने मुझे वो सारी बातें बता दी थी जो आज तक उसने किसी को नहीं बताई थी, यहां तक कि अपनी बहन को भी नहीं। मगर जब वो मुझे ये सारी बातें बता रही थी, तब उसकी आंखों में
एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। फिर जब वो मुझे अपने बारे में सब कुछ बता चुकी, तब कुछ देर तक हमारे दरमियां खामोशी रही। फिर मैंने हिम्मत की और उससे कहा कि ज़ारा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तब उसने कहा, हाँ जीजा जी कहिए। मैंने कहा, ज़ारा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी इस कमी को मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे ये कहते ही वो तो एकदम जैसे शक पका गई थी और हैरान भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी, मगर फिर भी वो खामोशी से बैठी रही और उठकर नहीं गई। जिस वजह से मेरी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। तब फिर भी मैं उसको लगातार समझाने की कोशिश करने लगा और वो खामोशी से बैठी नजरें झुकाई मेरी बातें सुनती रही। बातों बातों में एक बार फिर मैंने उससे सवाल किया, मगर इस बार भी उसने कोई जवाब न दिया। तब मैंने उससे कहा, ज़ारा, तुम अपने कमरे में जाओ और इस बारे में तसल्ली से सोचो, और अगर तुम्हें अपना जवाब हमें मिल जाए तो आ जाना, और अगर नहीं तो समझ लेना कि हमारे बीच ऐसी कोई बात कभी हुई ही नहीं थी। मेरी ये बात सुनकर वो उठी और खामोशी से अपने कमरे से बाहर चली गई। वो तो चली गई, मगर मेरे अंदर एक खौफ पैदा होने लगा था। मेरे जहन में अब कई सवाल उठने लगे कि अगर वो ना आई और उसने ये सारी बातें अपनी बहन को बता दी तो क्या होगा। अभी मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था और मुश्किल से 1 घंटा ही गुजरा होगा। ये अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। तब मेरी खुशी का तो ठिकाना न रहा और जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो दरवाजे के सामने ज़ारा सिर झुकाए खड़ी थी। तब मैंने उसका हाथ पकड़ा और अंदर कमरे में ले आया, मगर इस वक्त वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तब मैंने उसको बेड पर बिठाया और बोला, ज़ारा, तुम इतना क्यों घबरा रही हो। मेरी बात सुनकर उसने अपने झुके हुए सिर को उठाया और मेरी तरफ देखकर बोली, जीजा जी, आपके कहने पर मैं यहां आ तो गई हूं, मगर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि अगर अपनी जान को ये सारी बातें पता चली तो क्या होगा। जिस पर मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हारी अपनी जान को भला कैसे पता चलेगा। इस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों ही तो हैं, और वैसे भी मैं बहुत एहतियात से काम करूंगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और इस बात के बारे में बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हारी अपनी जान को या किसी और को पता चलेगा। मेरी इस बात पर वो काफी हद तक मुतमईन हो गई थी। फिर मैं आगे बढ़ा और उसके साथ बड़े ही प्यार से पेश आया और उसे अपने बिस्तर पर बैठा दिया। पहले तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ा, मगर फिर कुछ देर बाद वो भी मेरा साथ देने लगी। करीब आधा घंटे बाद हम दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे और फिर इसी तरह पूरे 3 दिन तक बाकायदगी से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता रहा, क्योंकि इन 3 दिनों में मैं ऑफिस भी नहीं गया और मैंने सारा वक्त ज़ारा के साथ ही गुजारा था। अब ज़ारा के अंदर भी उदासी और मायूसी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, पर वो बहुत ज्यादा खुश थी। मगर जब तीसरे दिन मेरी बीवी घर पहुंची तो वो ज़ारा में इतना बड़ा बदलाव देखकर हैरान रह गई, मगर वो खुश भी बहुत हुई थी। अपनी बहन को खुश देखकर फिर जब हम तीनों रात को खाना खा रहे थे, तब वो इसी दौरान मेरी बीवी कहने लगी कि आपने तो कमाल कर दिया। सिर्फ 3 दिन में ही मेरी बहन की सारी उदासी को खत्म कर दिया। जो काम मैं महीनों में ना कर पाई, वो काम आपने 3 दिन में ही कर दिया। जरा मुझे भी तो बताओ कि ये सब तुमने कैसे किया। तब मैंने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा, ये राज की बात है, जाने मन इसे राज ही रहने दो, और वैसे भी ये बड़ी गहराई की बात है जो तुम नहीं समझ सकती। और ये कहकर मैं और ज़ारा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।